हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की इस नई और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से होने वाला है। आप सभी ने फॉर्म भर रखा है और बारी बारी से सबके एडमिट कार्ड भी जो है वह इशू किए जा रहे हैं। तो 26 फरवरी से यह एग्ज़ाम है। ऐसे में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अब हमें तैयारी करनी चाहिए और उसी के रिगार्डिंग मैंने पर्यावरण विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, अति परीक्षोपयोगी प्रश्नों को संकलित करने का प्रयास किया है। और ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपके वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पे हैं। क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स है पर्यावरण की, उससे संबंधित प्रश्न है और सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज गौरव सर ब्लॉग्स को भी फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जो हैं ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्नों को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है पर्यावरण का, वह है पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम हैकेल के द्वारा किस वर्ष में किया गया था। पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो हैकेल के द्वारा किया गया। और किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों 1869 ईस्वी में पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम हैकेल ने किया था। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ पे एक प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न में आपको दो प्रश्न छिपे हुए हैं, क्योंकि ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो वहाँ पर आप बताएंगे कि हैकेल के द्वारा पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग किया गया। जब पूछा जाएगा कि किस वर्ष किया गया था, तो 1869 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र में वियोजक की भूमिका कौन निभाते हैं। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में जो वियोजक की भूमिका निभाते हैं वो होते हैं सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीवों को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मानव पर्यावरण संबंध के संभववादी आगम को मानते हैं। प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध के संभववादी आगम को क्या मानते हैं? तो दोस्तों इसको जो है वो सक्रिय मानते हैं। क्या मानते हैं? सक्रिय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उससे पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। मानव पर्यावरण संबंध के संभववादी उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हैं। इसका विचार है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है तथा प्रकृति में मनचाहा परिवर्तन करने में समर्थ है। यह प्रकृति संसाधनों के अति दोहन पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वनों में शंकुधारी एवं मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों, आपके जो भी प्रश्न होंगे सक्षमता परीक्षा में इसी तरह के रिलेटेड प्रश्न होंगे, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न होंगे। हो सकता है डायरेक्टली आपको यही प्रश्न पूछ दिया जाएगा। तो किस प्रकार के वनों में शंकुधारी एवं मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टैगा वन। टैगा वन में जो है वह शंकुधारी एवं मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। टैगा वन को शंकुधारी एवं मुलायम लकड़ी वाला वन भी कहा जाता है। यह वन आर्कटिक वृत्त के चारों ओर यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। यहाँ चीर, देवदार, फर, स्प्रूस आदि मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहते हैं। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को दोस्तों हम लोग बोलते हैं डाउन्स। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के में घास के मैदान को हम लोग प्रेयरी कहते हैं। ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को हम लोग प्रेयरी कहते हैं। आगे आपको है दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को हम लोग क्या कहेंगे? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पम्पास कहेंगे। आपको इन चारों में से कोई भी एक प्रश्न दिया जा सकता है। न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को क्या कहेंगे? तो न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को कैटरबरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे परजीवी के श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों जू को जो है परजीवी की श्रेणी में रखा जाता है। जू को परजीवी की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा मानव को भी परजीवी की श्रेणी में ही रखा जाता है। परजीवी वे होते हैं जो अपने भोजन तथा निवास दोनों के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव जो केवल भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वह परभक्षी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी तक की व्यवस्था को डैश खाद्य श्रृंखला
कहते हैं। तो इस तरह की जो खाद्य श्रृंखला होती है इसको चरण खाद्य श्रृंखला हम लोग कहते हैं। चरण खाद्य श्रृंखला होता क्या है? तो चरण खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक से लेकर शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी तथा मांसाहारी से सर्वोच्च मांसाहारी तक का विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक जटिल आहार श्रृंखला क्या कहलाता है? एक जटिल आहार श्रृंखला क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहार जाल। एक जटिल आहार श्रृंखला जो है वह आहार जाल कहलाता है। किसी परितंत्र में कई जातियों के जंतु एक ही प्रकार के भोज्य पदार्थ को खाते हैं या एक ही प्रकार की जाति कई प्रकार के भोज्य जंतुओं का भक्षण करते हैं तो आहार श्रृंखला जो है वह जटिल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के परितंत्र का पिरामिड डेल्टा दिग्दर्शित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्ष। वृक्ष परितंत्र का पारितंत्र डेल्टा दिग्दर्शित होता है। वस्तुतः वृक्ष एक उत्पादक इकाई होता है। इस पर निर्भर पक्षियों की संख्या बढ़ जाती है और पक्षियों की संख्या से उनके शरीर पर पाए जाने वाले परजीवियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला प्राथमिक पोषण से उच्च पोषण स्तर की ओर बढ़ने पर जीवों की संख्या डैश हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा घटती है। जब आहार श्रृंखला प्राथमिक पोषण से उच्च पोषण स्तर की ओर बढ़ने पर जीवों की संख्या जो होती है वह क्या होती है? घटने लगती है, घटती जाती है। सी एल्टन के नियम के अनुसार आहार श्रृंखला के आधार पर सबसे नीचे प्राणी अधिक होते हैं और ऊपर के स्तर में इनकी संख्या कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है? दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है क्योंकि परितंत्र के विविध पोषक स्तरों पर 90% ऊर्जा व्यय हो जाती है तथा शेष 10% ऊर्जा ही उच्च स्तरों की ओर पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में पाए जाने वाली मरुस्थलीय पादप निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों मरुस्थल में पाए जाने वाली मरुस्थलीय पादप जो है उसमें से इसमें ये सारे नागफनी, कैक्टस और बबूल ये तीनों के तीनों जो है वह मरुस्थल में पाए जाने वाले मरुस्थलीय पादप हैं। नागफनी, कैक्टस एवं बबूल जो है मरुस्थल में पाए जाने वाले पादप हैं। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की सतह पर मोटी उप त्वचा होती है तथा रंध्र गहराई तक होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि कम से कम हो सके। उनके प्रकाश संश्लेषी मार्ग विशेष प्रकार के होते हैं। दोस्तों व्याख्या भी हम लोग सही से सुनते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीव कौन है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा राइजोबियम जीवाणु। दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ राइजोबियम जीवाणुओं का वास होता है। जीवाणु जो है वह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पोषक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। बदले में पौधे जीवाणुओं द्वारा संचित किए गए नाइट्रोजन को अपनी वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहोपकारिता के उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी लाइकेन, साइकस और कवकमूल तीनों जो है वह सहोपकारिता के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन जैव जीवों का मूल घटक है, यह किस रूप में उपलब्ध होता है? तो कार्बन जैव जीवों का मूल घटक जो है वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी उपलब्ध होता है, वसा के रूप में भी उपलब्ध होता है और प्रोटीन के रूप में भी उपलब्ध होता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कार्बन जैव जीवों का मूल घटक है और यह कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लियोइड अम्लों के रूप में होता है। कार्बन का स्थानांतरण आहार श्रृंखला के माध्यम में होता है। गैसीय रूप में कार्बन का मुख्य भंडार वायुमंडल है, जबकि सागर जैव कार्बन का मुख्य भंडार है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन को जैव जीवों के उत्तकों का मूल घटक है, वह किस रूप में उपलब्ध होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नाइट्रोजन जो है जो जैव जीवों के उत्तकों का मूल घटक है वह प्रोटीन के रूप में भी उपलब्ध होता है, एमिनो अम्ल के रूप में यानी एमिनो एसिड के रूप में भी उपलब्ध होता है और न्यूक्लिक एसिड के रूप में भी उपलब्ध होता है। तो नाइट्रोजन जैव जीवों के उत्तकों का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह प्रोटीन, एमिनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्लों का आवश्यक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले इसी के व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। वायुमंडल नाइट्रोजन का समृद्ध भंडार है, इसमें लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन आणविक रूप में उपस्थित होती है। व्याख्या इसलिए मैं आपको पढ़ दे रहा हूं ताकि व्याख्या से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है?
तो दोस्तों भारत के कच्छ को जो है वह मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है। भारत में कच्छ के क्षेत्र को मरुस्थलीय क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत कुछ उन देशों में है जो संरक्षण योजना के तहत जैव भौगोलिक प्रदेशों को सीमांकित और विकसित किया है और इस वजह से विभिन्न जैव भौगोलिक जोन क्षेत्र आधारित उपागम के द्वारा विकसित हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन गैसों को हरित गैस की श्रेणी में रखा गया है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं CO2, CH4 और N2O। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी CO2, CH4, N2O एवं H2O आदि को हरित गैस की श्रेणी में रखा गया है। ये गैस पृथ्वी के वायुमंडल में एक कंबल की भांति काम करते हैं। ये गैसें जो है वह पृथ्वी में समस्त जीवन प्रणाली के लिए पर्याप्त तापमान को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आते हैं? दोस्तों इसका भी सही उत्तर जो है वह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वायु, खनिज और वनस्पतियाँ, ये सभी के सभी जो है वह प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में ही आते हैं। भूमि, जल, वायु, खनिज, पशु पक्षी एवं वनस्पतियाँ जो हैं वह प्राकृतिक संसाधन हैं। प्रकृति के वे समस्त पक्ष जिनसे मानव अपनी दैनिक आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन के अनेक रूप मिलते हैं। उत्पत्ति, उपलब्धता, उपयोगिता एवं नवीकरणीयता की दृष्टि में इसको अनेक वर्गों में से वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवक्षयी संसाधन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सोना, चांदी और अभ्रक, ये तीनों के तीनों जो हैं वह अवक्षयी संसाधन कहलाते हैं। लोहा, सोना, चांदी, टीन, अभ्रक आदि खनिज जो है वह अवक्षयी संसाधन है। अवक्षयी संसाधनों के अंतर्गत संचित संसाधन भी आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। इन संसाधनों का एक बार उपयोग हो जाने के बाद वे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं और जो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं उनको हम लोग उपयोग की जा चुकी मात्रा का पुनः स्थापन किसी भी दशा में संभव नहीं हो पाता है, तो उसे हम लोग अवक्षयी संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक स्तर पर अल्कोहल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। गन्ना, चुकंदर और कसावा, ये तीनों जो है औद्योगिक स्तर पर अल्कोहल उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। द्रव ईंधन के रूप में प्राप्त अल्कोहल का उपयोग वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है। स्टार्च से किण्वन प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल तैयार किया जाता है। इन फसलों को सिंचाई एवं देखरेख की काफ़ी जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति की वृद्धि के लिए मृदा का सर्वाधिक उर्वरक होना आवश्यक है। इसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मृदा के कौन कारक महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और मृदा जल, तीनों की जो है वह आवश्यकता यहाँ पर होगी। मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कारक अति महत्वपूर्ण है, जैसे खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सौर मंडल में उपस्थित 8 ग्रहों में जहां जीव जंतु पेड़ पौधे आदि पाए जाते हैं वह ग्रह कौन सा है? यानी वैसा ग्रह जहां पर निवास संभव है वह ग्रह कौन सा है? तो वर्तमान में इन 8 ग्रह में पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जहां पे जो है हम लोग का जीवन जो है वह संभव है। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, लेकिन इन ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पेड़ पौधे जीव जंतु आदि पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जल व वायु उपस्थित है जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। चंद्रमा को एक चक्कर लगाने में 27 से 33 दिन लगते हैं। यह भी आपका प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि व्याख्या को भी अच्छे से हम लोग समझेंगे, वहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। और चूंकि सारे के सारे प्रश्न जो है SCERT NCERT पैटर्न पर, तो सभी प्रश्नों को आप रट जाइए, याद कर जाइए। सक्षमता परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों के साथ साथ जलवाष्प एवं धूल के कण पाए जाते हैं। इन पाए जाने वाले गैसों में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन। पहला कौन सा है दोस्तों? तो पहला है नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले सभी गैसों में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों मिलाकर 89% भाग बनाते हैं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन लगभग 78% तथा दूसरा सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन लगभग 21% जो है वह मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है। बाकी बचे हुए मात्रा में अन्य गैस आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ओजोन और हाइड्रोजन आदि शामिल है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पादप समुदाय के अपने गुण होते हैं जो इनके बनाने वाली वयस्क जातियों में वैयक्तिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, पादप समुदाय के लक्षण हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। पादप समुदाय के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं, जैसे वृद्धि स्वरूप, जाति विभिन्नता और पोषक संरचना या आत्मनिर्भरता। इनके अलावा हम अनुक्रमण एवं प्रभाविता को भी इनके लक्षण के रूप में देखते हैं और ये तीनों इसमें शामिल है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के घटकों के मध्य होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप पृथ्वी पर अनेक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। ये घटक हैं, तो ये घटक जो हैं वो हैं वायु, जल और मृदा, तीनों के तीनों। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के चारों ओर जो वातावरण पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के मुख्य घटक जो हैं वो है वायु, जल, मृदा, प्रकाश, वनस्पति और जंतु। इन्हें जैविक एवं अजैविक घटकों की श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति के विभिन्न घटकों की क्रियाशीलता से उत्पन्न संपूर्ण व्यवस्था को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसको कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार में। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जो है वह सबसे पहले एजी टेंसले ने दी थी। यह भी प्रश्न आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने दी, तो एजी टेंसले ने दी थी। और उनके अनुसार पर्यावरण के संपूर्ण जैविक व अजैविक घटक कारकों के पारस्परिक संबंधी तथा प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। इसके मुख्यतः 2 प्रकार है, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार में प्राकृतिक प्रकार का एक हिस्सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। निम्नलिखित में से क्या इसके उदाहरण हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वन पारिस्थितिकी तंत्र भी जो है वह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र भी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी जो है वह भी आपको स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में निम्नलिखित में से कौन उत्पादक की श्रेणी में आता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका सही उत्तर है वृक्ष। वृक्ष जो है वह पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में उत्पादक की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में दोस्तों चींटियां आता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों के क्रम में प्राथमिक उपभोक्ता में वे सभी शाकाहारी प्राणी सम्मिलित हैं जो वृक्षों की पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं। अतः चींटियां, मक्खियां, भृंग, कीट आदि को इसमें शामिल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक में निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में उपलब्ध हो सकता है? दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से प्रश्न आते हैं। बीपीएससी के टीआरई में भी प्रश्न पूछा गया था, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को अच्छे से रट जाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप। द्वितीयक उपभोक्ता में वैसे जीवों को शामिल किया जा सकता है जो मांसाहारी होते हैं और जो शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं। इनके कुछ उदाहरण जो है वह है सांप, चिड़िया, छिपकली इत्यादि। शेर, सिंह, तेंदुआ आदि जो शीर्षस्थ मांसाहारी जीव हैं वो तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे सजीव पादप सदस्य जो साधारण अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जटिल पदार्थ भोजन के रूप में निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा खुद भोजन का निर्माण करते हैं। ये स्वपोषित भी कहलाते हैं। कभी कभी प्राथमिक उत्पादक के बदले स्वपोषित भी ऑप्शन में रहेगा, तो आपको स्वपोषित को टिक करके आना है। ये जीव मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिसके लिए इनमें पर्णहरित होता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है? तो मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक की श्रेणी में हम लोग नागफनी को शामिल कर सकते हैं क्योंकि यह एक प्रकार का मरुस्थल पारिस्थितिकी पादप है। तो नागफनी एक ऐसा पादप है जिसे वृद्धि करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध होता है और वहाँ पर अन्य जीव जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, इसलिए यह एक प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में
आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र को खाद्य श्रृंखला को चरण खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक चरण खाद्य श्रृंखला है? चरण खाद्य श्रृंखला इस प्रकार की श्रृंखला होती है जो आपके सीरीज में होती है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, घास, टिड्डी, पक्षी और बाज। घास को टिड्डी खाता है, टिड्डी को पक्षी खाता है, पक्षी को बाज खाता है। तो यह एक प्रकार का आपका वह चरण खाद्य श्रृंखला है। पौधे प्रकाश संश्लेषण नाम प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हरे रंग की पत्तियों में मौजूद हरित लवक की मदद से सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करते हैं और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। घास के पत्ते को टिड्डे खाते हैं, इन टिड्डों को पक्षी खाती है और उन पक्षियों का शिकार एक बड़ा मांसाहारी पक्षी बाज करता है। अतः यह एक चरण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। यही बातें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पहले भी बताया है। अगला प्रश्न है, जीवों को ठीक प्रकार के वृद्धि और विकास के लिए जैव भू रासायनिक चक्र का पालन करते हैं। इस चक्र में भाग कौन कौन लेते हैं? तो इस चक्र में दोस्तों अजैविक घटक भी भाग लेते हैं, जैविक घटक भी भाग लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जीवों को ठीक प्रकार की वृद्धि और विकास के लिए लगभग 30 से 40 तत्वों की आवश्यकता होती है और ये पदार्थ अजैविक से जैविक घटकों और पुनः अजैविक घटकों में एक चक्रीय रूप से चलते रहते हैं। इन चक्रीय रूप से विभिन्न प्रकार के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए संकटग्रस्त जातियों को बाहर के स्थानों में संरक्षण दिया जाता है। उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जंतु उद्यान। पूर्व स्थान संरक्षण की विधि में जंतुओं एवं पादपों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित किया जाता है। पादपों या जंतुओं को ऐसे आवासों में जहां से वे विलुप्त हो चुके हों पुनः स्थापित करना संरक्षण की श्रेणी में आता है। इसके कुछ तरीके काम में लाए जाते हैं, जैसे वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान और एक्वेरिया इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता अभयारण्य किस जंतु के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सीता माता अभयारण्य जो है वह उड़न गिलहरी के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। इनमें से सीता माता अभयारण्य उड़न गिलहरी के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक अभयारण्य क्षेत्र जो है वह मध्य प्रदेश में है। भारत में लगभग 485 अभयारण्य जो है वह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पादप एवं वन संरक्षण। पादप एवं वन संरक्षण का संबंध जो है वह चिपको आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों 1970 के दशक में पूरे भारत में जंगलों के विनाश के लिए एक संगठित प्रतिरोध फैल गया और इसे चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई जो है 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक जो है वह सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। श्री बहुगुणा ने चिपको का नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह के पादप जातियों का वर्णन जो है वह लाल आंकड़ों की पुस्तक में किया जाता है? रेड डाटा बुक आपका जो है उसी को लाल आंकड़ा पुस्तक कहा गया है। आपके SCERT के बुक से भी है यहाँ पे। तो लाल आंकड़ा की पुस्तक जहाँ वहाँ पे आपको रेड डाटा बुक का वर्णन किया गया, वही चीज़ है लाल आंकड़ा बुक। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संकटग्रस्त। वर्तमान में अनेक पादपों एवं जंतुओं की संख्या में लगातार तीव्रता से कमी हो रही है एवं कई प्रजातियां तो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे पादप या जंतु प्रजातियों को संकटग्रस्त कहा जाता है। इन पादपों की सूची को लाल आंकड़ों की पुस्तक में प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान सूची के अनुसार लगभग 25,000 जातियाँ जो हैं वह संकटग्रस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान की सूची में भारत में सबसे पहली राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों हैली राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सर्वप्रथम 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं, प्राकृतिक दृश्यों तथा वन्य जीवों की संरक्षण स्थली होती है। हैली राष्ट्रीय उद्यान को अभी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। याद रखेंगे, हैली राष्ट्रीय उद्यान को ही हम लोग वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और इसकी स्थापना जो है वह 1936 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों में अर्थव्यवस्था व समाज को बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के तहत देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित करना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 33%। प्राकृतिक संसाधनों में वनों की प्रकृति के स्वरूप को डैश में
में महत्वपूर्ण योगदान है वनों का। इसमें जो है वर्ष 1988 में राष्ट्रीय वन नीति अपनाई गई। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था 33% भौगोलिक क्षेत्र को वनों से आच्छादित करना। इस नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य जो थे वह थे पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखना, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, भू क्षरण को रोकना और वनों का विस्तार बढ़ना इत्यादि जो है इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये सभी के सभी जो हैं वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है वो कौन से, किसको हम लोग कह सकते हैं? तो ऐसा ऊर्जा संसाधन जिनकी आपूर्ति कभी खत्म नहीं होती है तथा इन्हें बार बार उत्पन्न किया जा सकता है। इनका उपयोग जो है, इनका प्रयोग जो है अगर विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए तो अपने आप यथावत बनाए रखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा या संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के संसाधन में प्रकाश ऊर्जा का बदलाव विद्युत ऊर्जा में किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का एक ऐसा संसाधन है जिसमें सूर्य प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। संपूर्ण ऊर्जा का 49.98% भाग सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है, लेकिन इसका बहुत सूक्ष्म अंश ही मानवोपयोगी ऊर्जा के रूप में प्रयोग हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोगैस कई गैसों का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसों के मिश्रण बायोगैस में उपलब्ध होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें से कोई भी जो है बायोगैस का मिश्रण नहीं है, क्योंकि बायोगैस में कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें लगभग 57 से 70% जो है वह मीथेन गैस, जिसको हम लोग CH4 कहते हैं, मीथेन गैस CH4, और 30 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एवं सूक्ष्म मात्रा में अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं ऑक्सीजन होता है। बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर आदि पर जीवाणु की क्रिया से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस कई गैसों का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन से बायोगैस से के लाभ हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सस्ती एवं प्रदूषण रहित तकनीक भी इसका लाभ है। कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता भी इसका लाभ है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है, यह भी इसका लाभ है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न ऑप्शन जो है वह सही हैं। अगला प्रश्न है, वनों से अर्थव्यवस्था व समाज को बहुत लाभ हैं। वह लाभ क्या क्या हैं, क्या हो सकते हैं? तो इसका भी सही उत्तर जो है वह हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में वन जो है हमारी मदद करती है। ईंधन एवं जलाऊ लकड़ी प्राप्त होना वन से, यह भी एक फायदा है। और मानसून की अनिश्चितता को नियंत्रित करना भी वनों से फायदा है। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस को एक स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। बायोगैस का उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है? इसका सही उत्तर जो है वह आपको हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बायोगैस के उत्पादन के लिए गाय के गोबर के अलावा अन्य कार्बनिक अपशिष्ट जैसे मुर्गी, भेड़, ऊंट, घोड़े व मानव मल तथा कृषि एवं औद्योगिक अपशिष्टों का उपयोग होता है। बायोगैस के उत्पादन में गाय, भैंस आदि के गोबर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। बायोगैस के उत्पादन में जीवाणु के समूह भी जो है वह भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का भंडार सीमित मात्रा में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय स्रोत है? दोस्तों ऑप्शन में जितने भी आपको ऑप्शन दिए हुए इस प्रश्न में, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी जो है अनवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा का। और क्यों है? क्योंकि ये जो है ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जिनकी पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण संभव नहीं है, और ऐसे स्रोतों को हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि जो है इसके उदाहरण हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जो भी हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हम फेसबुक पेज पर भी हैं, गौरव सर ब्लॉग्स फेसबुक पेज के नाम से, और आप गौरव सर ब्लॉग्स फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर किसी तरह का आपको कोई डाउट मन में है,
किसी प्रश्न को लेकर तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सभी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।